अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 8 में लेक्चर नंबर 4 और आज के कंटेंट से मल्टीवे क्लासिफिकेशन और फिर मल्टीवे क्लासिफिकेशन के लिए हम कंटिंजेंसी टेबल कैसे बनाएंगे इसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कंटिंजेंसी टेबल। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीवे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। ए पॉपुलेशन और सैंपल इज डिवाइडेड इनटू मेनी क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू एन एट्रीब्यूट। मल्टीवे क्लासिफिकेशन क्या है? मल्टीवे क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है कि जब हम पॉपुलेशन या सैंपल को किसी एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटी के मुताबिक कैटेगरीज या क्लासेस में डिवाइड करें और ये कैटेगरीज या क्लासेस मोर देन 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम मल्टीवे क्लासिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गई? आइए अब इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हम कलर्स ऑफ आई लेते हैं, यानी आई कलर्स लेते हैं, तो आई कलर्स को हम फर्दर मुख्तलिफ कैटेगरीज या क्लासेस में इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ब्लैक आइज ले सकते हैं, ग्रे एंड ग्रीन आइज ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स है उसका परफॉर्मेंस हम एग्जाम में चेक करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उस परफॉर्मेंस को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुछ इस तरह डिवाइड कर सकते हैं: एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड पुअर, ठीक है। इसी तरह तीसरा एग्जांपल कुछ इस तरह है: हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स का हम हाइट लेते हैं, तो इसको भी हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाल ले सकते हैं, टाल स्टूडेंट्स हो गए, मीडियम हो गई एंड शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हर एक एट्रीब्यूट में 2 से ज़्यादा कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो जब हम किसी एट्रीब्यूट को लेते हैं और इसको हम फर्दर क्लासेस में या कैटेगरीज में इस तरह डिवाइड करते हैं कि वो क्लासेस या कैटेगरीज मोर देन 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम मल्टीवे क्लासिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कंटिंजेंसी टेबल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी a table containing of R rows and C columns into which the data are classified according to the two attributes is called R cross C contingency table। इससे पहले हम 2 क्रॉस 2 कंटिंजेंसी टेबल को डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्रॉस 2 कंटिंजेंसी टेबल में हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स थे और हर एक एट्रीब्यूट को फर्दर 2 क्लासेस या कैटेगरीज में हम डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर क्रॉस सी कंटिंजेंसी टेबल है, तो आर क्रॉस सी कंटिंजेंसी टेबल क्या होता है? यहाँ पर आप देखें, ये एक टेबल होता है और ये टेबल आर रोज और सी कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, और हर एक एट्रीब्यूट को फर्दर हमने मोर देन 2 क्लासेस या कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। यानी ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और इसी तरह ये एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को हमने A1, A2 एंड सो ऑन, AI एंड सो ऑन, AR और इसी तरह B1, B2 एंड सो ऑन, BJ एंड BC कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हम इसके कंबाइंड वैल्यू को हम ऐसे निकालेंगे, इस A1 के साथ इन सब को ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इस A2 को इसके साथ लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इस AI को इन सब के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इस AR को इन सब के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसका टोटल निकालते हैं तो इसका टोटल हम A1 पेरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, A2 के टोटल को हम A2 पेरेंथेसिस से डिनोट करते हैं एंड सो ऑन। AI पेरेंथेसिस को AI के टोटल से डिनोट करते हैं, यानी इन सब का टोटल हम AI से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह AR इसका जब हम टोटल निकालते हैं तो इसको हम AR पेरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। इसी तरह B1 को जब हम B1 लिखेंगे, B2 को B2 पेरेंथेसिस और BJ को BJ पेरेंथेसिस और BC को
BC पेरेंथेसिस लिखेंगे तो ये इसका कॉलम वाइज क्या होगा, इसका टोटल होगा, ठीक है। और ये जो है ये रो वाइज टोटल होगा। तो इसलिए इसको हम R क्रॉस C कंटिजेंसी टेबल कहते हैं। R का मतलब है रो और C का मतलब है कॉलम। यानी जब हम एक कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं और इसमें हमारे पास जो रो की तादाद हो तो उसको हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है। और उस कंटिजेंसी टेबल में हमारे पास जो कॉलम की तादाद होते हैं तो उसको हम C से डिनोट करेंगे। तो ये 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, ठीक है। ये 4 क्रॉस 5 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 4 भी हो सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये था कंटिजेंसी टेबल पर R क्रॉस C। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कंटिजेंसी टेबल। पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन जो है ये हमारे पास 3 है। एक यॉर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन था जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर मेथड वो हमारे पास क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कंटिजेंसी टेबल। इसके लिए जनरल प्रोसीजर ये है, चूँकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टोटल 6 टिप्स होते हैं, ठीक है। तो वही 6 टिप्स हमने यहाँ पर भी यूज़ करने हैं। नंबर फर्स्ट टिप में हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट टिप में हम हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, यानी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं। यानी H0 में हम ये लेंगे द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। चूँकि यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं तो उन एट्रीब्यूट्स को हम लेंगे H0 में और ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। और H1 में हम ये लेंगे कि द एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट। H1 में हम ये लेंगे कि दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टिप हमारे पास क्या होगा, अल्फा 0.05 या 0.01, ये सिग्निफिकेंस लेवल है। ये इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज, यानी हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है ये थर्ड नंबर स्टेप में हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर चुन के हम एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करते हैं, एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन को टेस्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम का स्क्वायर यूज करेंगे। टेस्ट कौन सा होगा, का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल होगा डबल समेशन OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर डिवाइड बाई EIJ, ठीक है। अब OIJ क्या है और EIJ क्या है ये हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये समझेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर स्टेप में हम कंप्यूटेशन करेंगे, यानी का स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। का स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिफ्थ नंबर स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन लेंगे। क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह होगा, का स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू का स्क्वायर अल्फा विद न्यू 1 एंड न्यू 2, ठीक है। ये का स्क्वायर कौन सा का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर ये का स्क्वायर है, यानी जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटेड का स्क्वायर होगा। और ये का स्क्वायर जो है ये हम टेबल से निकालेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ अल्फा यूज़ करेंगे, अल्फा बाई 2 यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में गई, क्योंकि का स्क्वायर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है, इसके सिर्फ राइट साइड टेल होता है, इसके लेफ्ट साइड टेल नहीं होता। समझ में गई। तो इसलिए यहाँ पर हम अल्फा को यूज़ करेंगे, न्यू 1 एंड न्यू 2। न्यू 1 जो है हमारे पास इक्वल होगा R-1 और न्यू 2 जो होगा इक्वल हमारे पास C-1 के, ठीक है। और ये इसके लिए स्केच होगा, इसमें हम कंपेयर करेंगे कि हमारा रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा होगा। ये हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन रीजन होगा और ये एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अगर यहाँ पर वैल्यू आ गई तो यहाँ ये हम कहेंगे कि हमारा H0 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, तो H0 क्या होगा, ये एक्सेप्ट होगा। समझ में गई। तो इसको हम लास्ट नंबर यानी 6 नंबर स्टेप में कंक्लूजन में ये सब लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कंटिजेंसी टेबल दिया गया है और यहाँ पर ये कहते हैं कि डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, यानी 2 एट्रीब्यूट्स है, एक है मैथमेटिकल एबिलिटी और दूसरा है जनरल एबिलिटी। तो मैथमेटिकल और जनरल एबिलिटी के दरमियान जो एसोसिएशन है इसको आपने डिस्कस करना है,
यानी आया इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर स्टेप में हम H0 लेंगे, देयर इज नो एसोसिएशन। ठीक है, यानी ये जो दो एट्रीब्यूट्स है इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन नहीं है, ये हम नल हाइपोथेसिस में लेंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये लेंगे देयर इज एसोसिएशन, यानी जनरल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी, ये दोनों एट्रीब्यूट्स है इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन है, ये हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर स्टेप में हम लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, थर्ड नंबर स्टेप में हम लेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज, और यहाँ पर हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है, जो कि हम एसोसिएशन को टेस्ट करते हैं दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान, तो हम काई स्क्वायर लेंगे। काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन ओ आई जे माइनस ई आई जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई जे। ठीक है, और फिर फोर्थ नंबर स्टेप में हम कंप्यूटेशन करेंगे, यानी कंप्यूटेशन में हम इस काई स्क्वायर को कंप्यूट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ओ आई जे और ई आई जे को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंटिजेंसी टेबल मौजूद है, तो इसमें जो डाटा दिया गया है ये हमारे पास क्या है, ये ओ आई जे है, लेकिन हमने ई आई जे को निकालना है। और ई आई जे तभी मुमकिन है जब हम इसका टोटल भी निकालें, यानी रो वाइज भी इसका टोटल निकालेंगे और कॉलम वाइज भी इसका टोटल निकालेंगे, तो उससे हम फिर ई आई जे को निकालेंगे। तो जब हम रो वाइज टोटल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और कॉलम वाइज जब हम टोटल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 1100 आता है। इसी तरह अब इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे भी 1100 आता है। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये आना चाहिए, दोनों से सेम वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ पर दोनों से सेम वैल्यू, यानी इसके टोटल से और इसके टोटल से सेम वैल्यू ना आए, तो मतलब ये है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ई आई जे निकालेंगे। तो ई आई जे हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इस ओ आई जे को यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, ये वैल्यू सबसे पहले, फिर ये, फिर इस तरह ये और ये। ठीक है, तो इन सब को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम ई आई जे को निकालेंगे, ई आई जे यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम ई आई जे कैसे निकालेंगे, यानी इस 44 के मुकाबले में हम ई आई जे की वैल्यू निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, चूँकि 44 यहाँ पर है और ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट नंबर रो है, इस फर्स्ट नंबर रो का टोटल ये 170 आता है, और ये फर्स्ट नंबर कॉलम में आता है, और फर्स्ट नंबर कॉलम का टोटल हमारे पास क्या है, 350 है। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके लिए हमने निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके लिए निकालना है, इसके मुकाबले में ई आई जे निकालना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके मुकाबले में ई आई जे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसके लिए ये मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये। ठीक है, एंड सो ऑन, तो ये सब ई आई जे इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, और ई आई जे को आपने आखिर में ऐड करके 1100 आना चाहिए। अगर 1100 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ठीक है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है कि ओ आई जे से ई आई जे को माइनस करें और इसका स्क्वायर ले लें। तो हम इस वैल्यूज से इन वैल्यूज को माइनस करके इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। फिर ये कहते हैं कि अब आपने इसको ई आई जे पर डिवाइड करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम पर डिवाइड करना है। ये वैल्यू इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू इस पर डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहते हैं कि इसका समेशन ले लें। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डबल समेशन है। एक समेशन ये है कि हमने कॉलम वाइज इसको ऐड करना है, और दूसरा समेशन ये है कि हमने रो वाइज इसको ऐड करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास डबल समेशन आता है। समझ में आ गई। तो काई स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहाँ पर हम काई स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल रीजन की तरफ हम जाएंगे। क्रिटिकल रीजन हमारे पास है काई स्क्वायर
ग्रेटर आर इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा विद न्यू वन एंड न्यू टू। न्यू वन हमारे पास इक्वल है r-1 और न्यू टू इक्वल है c-1 के। काई स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास ये आता है, ठीक है। और काई स्क्वायर अल्फा हमारे पास है 0.05 और न्यू वन जो है ये हमारे पास r1-1 के इक्वल है। और r हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है, यानी रोज़ हमारे पास 3 है। और c-1 यानी r2 जो है ये c-1 के इक्वल है। और c हमारे पास क्या है, यानी 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, 3-1, ठीक है। तो इससे आता है 2 और इससे आता है 2, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आता है 4, ठीक है। तो अब हमने काई स्क्वायर का टेबल यूज़ करके इसकी वैल्यू को वहाँ से हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, जो उनकी वहाँ पर 4 आया था, ठीक है। और हमने 0.05 में ये देखना है। तो जब हम ये 4 और 0.05 लेते हैं तो इससे आता है 9.488, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब हम एक स्केच बनाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टेबुलेटेड वैल्यू और ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो उनकी इससे ग्रेटर आती है। तो ये हमारे पास कौन से रीजन में आ गई, रिजेक्शन रीजन में। तो इसलिए यहाँ पर हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि हमारा H0 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।